19वीं सदी के फिलोसोफर कार्ल मार्क्स अपने समाज और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से आज भी बहस छेड़ देते हैं। 1818 ईस्वी में प्रशा में जन्मे मार्क्स उस दौर में रहे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि फैक्ट्री मालिकों और मजदूर वर्ग के बीच खाई कैसे बढ़ती जा रही है। इसी अनुभव ने कैपिटलिज्म पर, पूंजीवाद पर उनकी आलोचना को आकार दिया, एक ऐसी व्यवस्था जिसे वो शोषणकारी मानते थे। मार्क्स का तर्क था कि इतिहास उन लोगों के बीच संघर्ष से संचालित होता है जो उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और जो मजदूरी करते हैं। उनका मानना था कि यह संघर्ष आखिरकार एक क्रांति की ओर ले जाएगा, जहां मजदूर वर्ग एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, यथास्थिति को उखाड़ फेंकेगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जैसी किताबों में संकलित मार्क्स के विचारों ने दुनिया भर में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों को प्रेरित किया है। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर उन समाजों में जो गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जूझ रहे हैं। यह निबंध भारतीय संदर्भ में मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता का पता लगाएगा। खास तौर पर हम इस बात की जांच करेंगे कि वर्ग संघर्ष की उनकी अवधारणाएं भारत में जाति और वर्ग की जटिल परस्पर क्रिया को समझने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। मार्क्स के विचारों के केंद्र में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा है। इस सिद्धांत का मानना है कि भौतिक परिस्थितियां, मुख्य रूप से आर्थिक ताकतें, इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देती हैं। मार्क्स का मानना था कि समाज प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों के इर्द गिर्द संगठित होते हैं। यह उन संसाधनों और औजारों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में, पूंजीवादी समाजों में प्रोडक्शन के साधन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होते हैं। पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग के हाथों में विशाल बहुमत, सर्वहारा या मजदूर वर्ग के पास केवल अपनी श्रम शक्ति होती है। वे इस श्रम को पूंजीपति वर्ग को मजदूरी के बदले में बेचते हैं। मार्क्स के अनुसार यह मूलभूत शक्ति असंतुलन, भेदभाव, शोषण की ओर ले जाता है। पूंजीपति वर्ग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए प्रेरित होकर मजदूरों के श्रम से अतिरिक्त मूल्य निकालता है। यह दो वर्गों के बीच हितों का एक बुनियादी संघर्ष पैदा करता है। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद के भीतर यह अंतर्निहित विरोध अनिवार्य रूप से वर्ग संघर्ष की ओर ले जाएगा। उनका मानना था कि यह संघर्ष अंततः एक समाजवादी क्रांति में परिणत होगा, जो अंततः पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करेगा। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि पूरे इतिहास में समाजों को विपरीत आर्थिक हितों वाले वर्गों में विभाजित किया गया है। ये वर्ग स्थिर संस्थाएं नहीं हैं। वे प्रोडक्शन के बदलते तरीकों से आकार लेते हुए लगातार परिवर्तन में रहते हैं। उदाहरण के लिए, सामंती यूरोप में संघर्ष जमींदारों और किसानों के बीच था। पूंजीवाद के उदय ने पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच एक नया वर्ग संघर्ष पैदा किया। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद विकास का एक आवश्यक चरण होते हुए भी अपने विनाश के बीज अपने भीतर समेटे हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद के अंतर्निहित अंतर विरोधों से उसका पतन होगा। पूंजी का कुछ हाथों में केंद्रीकरण, मजदूर वर्ग का बढ़ता हुआ दुख और चक्रीय आर्थिक संकट अंततः सर्वहारा को विद्रोह के लिए प्रेरित करेंगे। मार्क्स का मानना था कि यह क्रांति समाजवाद के एक नए युग की शुरुआत करेगी, जो उत्पादन के साधनों के साझा स्वामित्व और एक वर्ग विहीन समाज की विशेषता होगी। भारत में मार्क्स की प्रासंगिकता को समझने के लिए हमें पहले गहरी जड़ें जमाए जाति व्यवस्था को समझना होगा। वर्ग के विपरीत, जो काफी हद तक आर्थिक संबंधों पर आधारित है, जाति जैसी एक वंशानुगत व्यवस्था है। यह जन्म से निर्धारित होता है और किसी के सामाजिक स्तर, व्यवसाय और यहां तक कि विवाह की संभावनाओं को भी निर्धारित करता है। भारत में जाति व्यवस्था को पारंपरिक रूप से गुण और कर्मों पर आधारित
4 मुख्य श्रेणियों या 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर और सेवा प्रदाता। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति यहां शूद्र होता था। अपने गुणों और कर्मों के बल पर वह वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ग में जा सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म से निर्धारित की जाने लगी। इस 4 वर्ण व्यवस्था के बाहर एक ऐसा समूह है जिसे ऐतिहासिक रूप से अछूत माना जाता है, दलित। लेकिन यह अध्ययन का विषय है कि यह वर्ग कब अस्तित्व में आया। भारत पर बाह्य आक्रमणों से अपना अस्तित्व बचाने के लिए यह जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई। समाज के निम्नतम स्तर पर आने वाले अस्पृश्य समूहों को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था जिन्हें अशुद्ध माना जाता था और उन्हें गंभीर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। वर्ण या वर्ग के विपरीत जाति व्यवस्था कठोर और अभेद्य है। जाति व्यवस्था के भीतर सामाजिक गतिशीलता बेहद सीमित है। खासकर निचली जातियों के लोगों के लिए समानता की संवैधानिक गारंटी और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद जाति व्यवस्था भारतीय समाज पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती रहती है। तथापि आज वोटों के बल पर वे अपना हक मांगने के लिए जागरूक हुई हैं। भारत में जाति और वर्ग के बीच की परस्पर क्रिया हमेशा से एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा रहा है। देखिए, जाति एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली जो परंपरा में गहराई से निहित है, वर्ग के साथ प्रतिच्छेद करती है। एक आर्थिक स्तरीकरण प्रणाली ऐसे तरीकों से जो अक्सर सामाजिक असमानताओं को बढ़ा देती है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम इन गतिकी की जांच कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक शक्ति संरचनाएं सामाजिक पदानुक्रम को आकार देती हैं और शासक वर्ग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करके अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है यह समझना कि जाति आधारित भेदभाव आर्थिक शोषण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, निचली जातियों के कई व्यक्ति अक्सर खुद को सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में पाते हैं, जिससे गरीबी और हाशिए पर जाने का एक चक्र मजबूत होता है। मार्क्स के सिद्धांतों को लागू करके हम उत्पीड़न के तंत्र को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह के एक अनुस्मारक है कि असमानता के खिलाफ लड़ाई को वास्तव में प्रभावी होने के लिए जाति और वर्ग दोनों को संबोधित करना चाहिए। भारतीय संदर्भ में जाति और वर्ग का अंतर एक अनोखी स्थिति पैदा करता है। जहां मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर जोर दिया, वहीं भारत में जाति व्यवस्था जटिलता की एक और परत जोड़ती है। देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। अलग अलग विद्वानों के जाति और वर्ग के बीच परस्पर क्रिया पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि जाति वर्ग का एक रूप है, जबकि अन्य मानते हैं कि दोनों अलग अलग लेकिन प्रतिच्छेदी प्रणालियां हैं। यह बहस भारत में सामाजिक पदानुक्रमों की हमारी समझ को आकार देती रहती है। आज मार्क्स के विचार भारत में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करते हैं। मजदूर संघों से लेकर छात्र विरोध प्रदर्शनों तक उनके सिद्धांत यथास्थिति को चुनौती देने और अधिक न्याय संगत समाज की वकालत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भारत में जाति और वर्ग की भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जाति व्यवस्था की समझ के साथ मार्क्सवादी सिद्धांत को एकीकृत करके हम असमानता की बहुआयामी प्रकृति को बेहतर ढंग से संबोधित कर सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। महानगरीय भारत में जातीय संरचना
कमजोर हुई है। उच्च शिक्षा, आरक्षण के बल पर राजनीति, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में सतत सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।